हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब वीडियो ऑफ सरकार क्लासेस। बच्चों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सरकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज जैसे nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, and if the three numbers are in AP, then the twice of middlemost term equals to the sum of extreme पढ़ चुके थे। और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हम लोग बना चुके थे। और यदि आपको फिर भी अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे सवाल भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और उस पर्टिकुलर सवाल का वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। बच्चों, आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं और कुछ प्रूविंग्स भी पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग को प्रूव करना है। तो उसमें से सबसे पहला है बच्चों अर्थमेटिक मीन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, अर्थमेटिक मीन के बारे में आप लोगों ने सुना भी है पहले, और आज हम सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है। देखिए बच्चों, यदि मान लीजिए कि 3 नंबर्स एपी में है, वो 3 नंबर्स हमने पहले से मान करके रखा है, ए, कैपिटल ए और बी। यदि 3 एपी में है नंबर्स, ठीक है ना, यदि तीनों एपी में है तो हम लोग जानते हैं कि ट्वाइस ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म, इसका मतलब मिडिल मोस्ट टर्म का जो दोगुना होता है सम ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर होता है। हमने पिछले थ्योरी में ये पढ़ा था। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि 2a इक्वल्स टू a प्लस बी होगा बच्चों, और उस हिसाब से a बराबर जो है a प्लस बी बाई 2 होगा, ये हमने जानते हैं बच्चों। इसी a को हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालने का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसा संख्या खोजना, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक ऐसा संख्या खोजना जो दोनों के बीच में इस तरह से हो कि तीनों एपी में आ जाए। बात समझ में आ गई ना। देखिए ये ए है, ठीक है, ये स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है। तो अब इस दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालने का मतलब है कि इस दोनों के बीच में एक ऐसा संख्या निकालना ना जिससे कि तीनों एपी में आ जाए। अब बच्चों देखिए, आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल रखा है इन क्वेश्चन के रूप में, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है। तो ये देखिए, फाइंड द एम ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी आपको हमने दो नंबर्स दे करके रखे हैं और इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन मतलब हो गया कि इस दोनों के बीच में ऐसी संख्या निकालना जिससे कि तीनों संख्याएं आपस में क्या हो जाए, एपी में हो जाए। तो फिर कैसे निकालते हैं बच्चों? निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने सबसे पहले तो a माइनस बी लिख दिया क्लियर। अब प्लस लिख दिया, ठीक है। अब a प्लस बी लिख दिया बटे 2 कर दिया। अब देखिए ऐसा करने पर b और b, माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, प्लस 2a बचेगा बाय 2, 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो हमको a आएगा। इसका मतलब है इस दोनों संख्या के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या है बच्चों? a है। क्लियर, समझ गए ना बच्चों अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है? वेरी नाइस। अब चलिए आगे चलते हैं अगले थ्योरी और अगले कॉन्सेप्ट पे। बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग को ये ध्यान देना है कि मान लीजिए कि आपको जो है कभी ऐसा दे दे कि कोई 3 संख्या एपी में दे दे, और ना ही आपको फर्स्ट टर्म मालूम हो और ना ही आपको कॉमन डिफरेंस मालूम है। आपको कभी सिचुएशन ऐसा दे दे कि 4 संख्या एपी में दे दे और ना ही आपको फर्स्ट टर्म मालूम है और ना ही कॉमन डिफरेंस मालूम है। बच्चों, कभी आपको ऐसा सिचुएशन हो जाए कि आपको 5 टर्म एपी में दे दे, कंसेक्यूटिव टर्म, याद रखिएगा ये सब जो है कंसेक्यूटिव, 3 कंसेक्यूटिव टर्म, 4 कंसेक्यूटिव टर्म, 5 कंसेक्यूटिव टर्म एपी में दे दे, लेकिन आपको ये नहीं दे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस उसका मालूम हो। तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों? आप तो कुछ ना कुछ मानेंगे। तो देखिए, आप जो है यदि 3 टर्म आपको एपी में मानना है तो आप हर समय इस फॉर्म में मानेंगे, a माइनस डी पहला, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। बच्चों क्यों मानते हैं इसका जवाब भी हम आपको कुछ देर बाद देंगे, पहले ये समझ लीजिए कि मानना है, ठीक है। फिर यदि आपको 4 टर्म एपी में दिया फिर यदि आपको 4 टर्म एपी में मानने के लिए कहा है तो बच्चों पहला टर्म आप a माइनस 3d मानेंगे, दूसरा a माइनस डी मानेंगे, तीसरा a प्लस डी मानेंगे, चौथा बच्चों a प्लस 3d मानेंगे। सेम बच्चों यदि आपको 5 टर्म एपी में निकालने के लिए कहा है, यदि आपको 5 टर्म एपी में मानने के लिए कहा है, यदि आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, तो आप किस प्रकार मानेंगे? a माइनस 2d पहला, फिर a माइनस डी पहला,
यदि मानिए बच्चों आपको 5 टर्म को एपी में मानना है तो आप किस प्रकार मानेंगे? सबसे पहले आप पहला टर्म a माइनस 2d को मानेंगे, फिर दूसरा टर्म आप a माइनस डी को मानेंगे, फिर तीसरा आप a को मानेंगे, ठीक है, चौथा a प्लस डी को मानेंगे और पांचवा a प्लस 2d को मानेंगे। तो बच्चों अब हम एक बात बताते हैं आपको कि क्यों इस फॉर्म में मानेंगे। आपके मन में तो आ सकता है एक सवाल कि सर एक बात बताइए कि यदि फर्स्ट टर्म हम a मान ले और कॉमन डिफरेंस d मान ले तो फिर हम दूसरा टर्म तो a प्लस डी भी मान सकते हैं, ठीक है, तीसरा टर्म तो आप a प्लस 2d भी मान सकते हैं, चौथा टर्म तो सर हम a प्लस 3d भी मान सकते हैं। तो फिर आप हमको या हम लोगों को इस तरह नहीं मान करके इस तरह क्यों मानने के लिए बोले, जैसा कि आप ऊपर में यहाँ 3 टर्म का मानने के लिए बोले, 4 टर्म का मानने के लिए बोले, 5 टर्म का मानने के लिए बोले। बच्चों एक बात बताते हैं, मान लीजिए कि आपको 3 टर्म्स एपी में और उसका सम दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। तो यदि आपको सम दिया हुआ और आप इस फॉर्मेट में लेते हैं, किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में लेते हैं। देखिए 3 टर्म आप ले लिए, तो आप जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो आपको ए वाला के साथ ए वाला जुड़ जाएगा तो 3a हो जाएगा, और डी वाला के साथ डी वाला जुड़ जाएगा तो आपको 3d हो जाएगा, और जोड़ करके कुछ भी रहेगा। मान लीजिए तीनों टर्म का जोड़ यदि 20 है तो फिर आपको क्या आएगा? 3a प्लस 3d बराबर 20। ना ही आप उसमें से a का वैल्यू पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, ना ही आप उसमें से a का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, ना ही आप d का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब वो a प्लस डी के फॉर्म में ही रह जाएगा। लेकिन यही आप इस तीनों के फॉर्म में ना लेकर के आप जो है यदि इस फॉर्म में लेते हैं, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में लेते हैं, तो यहाँ देखिए जैसे ही तीनों का आप जोड़िएगा तो ये माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, आपको ए वाला बचेगा सिर्फ। तो इस तरह से आपको ए का न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, इक्वेशन को या क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। आप कम स्टेप्स में सॉल्व कर पाते हैं, आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि डी का हिस्सा जो है कट जाता है। देखिए 3 टर्म लीजिएगा तो भी डी कट जाएगा, 4 टर्म लेंगे तो भी डी कट जाएगा जोड़ने पर। कब कटेगा ये बता रहे हैं, जब सबका जोड़ हम निकालेंगे, चारों टर्म का एपी का जोड़। आप कहिएगा सर हम एपी का जोड़ क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब भी आपको इस टाइप का टर्म्स मानना होगा, 3 टर्म्स एपी में मानना होगा या 4 टर्म्स मानना होगा या 5 टर्म्स मानना होगा, तो आपको कम से कम एक चीज दिया रहेगा कि सबका जोड़ दिया रहेगा। ये याद रखिएगा, आपको सबका जोड़ दिया ही रहेगा, ठीक है। तब जो है आप इस फॉर्म में मानेंगे तो आपको क्या होगा कि डी वाला हिस्सा कट जाएगा और ए वाला बचेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? आप लोग इस बात को और बेहतर तरीके से समझे, इसीलिए हमने एक नीचे क्वेश्चन भी दे करके रखा है। देखिए क्या कहता है, डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स। 24 को हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट, इस तरह से दे आर इन एपी, इस तरह से डिवाइड करना है 24 को कि तीनों पार्ट एपी में हो। बच्चों अब एक बात बताते हैं, इस क्वेश्चन को जरा बेहतरीन तरह से समझिए। ये जो क्वेश्चन आपको है जिसमें आपको डिवाइड करने के लिए कहा गया, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आता है सर डिवाइड करने का मतलब तो 3 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक हिस्सा 8 होगा। नहीं बेटा, गलत बात। कि डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर 3 से भाग देना नहीं। जब आपको कहता है कि इक्वली डिवाइड कीजिए तब आप 3 हिस्सा में बांटने के लिए 3 से भाग देते। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इक्वली वर्ड का मतलब होता है बराबर हिस्सा में बांटना। यहाँ पर आपको बराबर बांटने के लिए नहीं कहा है, यहाँ पर सिर्फ कहता है हिस्सा में बांटना है, 3 हिस्से में बांटना है और इस तरह से बांटना है कि तीनों एपी में आ जाए। तो अब क्या करेंगे आप, आपको तीनों हिस्सा एपी में आना चाहिए बेटा, ठीक है। और तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 24। मान लीजिए कि आपको हम 10 रुपया दे दे, ठीक है। अब बोले कि कोई 2 रुपया ले लो, कोई 5 रुपया ले लो, कोई 3 रुपया ले लो। तो ये जो 2 रुपया, 5 रुपया और 3 रुपया, तीनों 3 व्यक्ति ले लिए, तो हम क्या किए, हम बांट दिए ना, डिवाइड कर दिए 10 रुपया को कितने हिस्से में? 3 हिस्से में, 3 पार्ट्स में। हम इक्वली डिवाइड थोड़े किए। तो आप समझ गए होंगे कि 3 पार्ट्स में बांटना है, तीनों एपी में होना चाहिए, लेकिन इक्वली डिवाइड करने नहीं कहे। तो फिर आप जो है किस फॉर्म में लेंगे तीनों पार्ट्स? तो बच्चों यहाँ देखिए हमने लिख करके रखा है, इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने क्या लिख करके रखा है, लेट द 3 पार्ट्स ऑफ 24 बी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। तो हमने ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी के रूप में वो तीनों पार्ट्स ले लिया बच्चों, ठीक है, जिस तीनों पार्ट्स में 24 को हमको बांटना है। विच आर इन एपी, यहाँ लिख भी दिया कि वो जो एपी में है। तो आप बताइए बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए अब क्या हुआ, अब इसका मतलब है कि तीनों पार्ट मिला करके 24 होगा मेरा,
मिलाने का मतलब क्या हुआ, तीनों पार्ट जोड़ करके a माइनस डी में a को जोड़ देंगे, ठीक है, और a प्लस डी को भी जोड़ देंगे, तो जोड़ करके कितना होगा बच्चों, 24 होगा, ऑफकोर्स 24 होगा। देखिए माइनस डी यहाँ प्लस डी कट जाएगा, जैसा कि हमने आपको शुरू में समझाया, तो हमको बच जाएगा यहाँ a इक्वल्स टू 24, है ना, ठीक है। अब देखिए 3 8 जा 24, इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, a का वैल्यू आ गया हमको 8, ठीक है। अब आपको अगला हिस्सा सवाल का क्या कहता है, ठीक है, हमने इसको आपको तुरंत इसीलिए निकाल के दिखाया ताकि जो बात हम शुरू में समझा रहे थे वो आप समझ जाए। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा पढ़ेंगे, एंड देयर प्रोडक्ट इज, और उसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, इज 440। तो उसका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब हो गया आपको a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 440। क्लियर। अब देखिए a माइनस डी और a प्लस डी मिलकर के क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा ना, और इंटू a रह जाएगा इक्वल्स टू 440, ठीक है। हाँ एक बात बच्चों क्लियर कर दे, दिस इंप्लाइज का साइन देना मत भूलिएगा जब भी दो टर्म या दो एक्सप्रेशंस आपस में बराबर हो, ठीक है। अब बच्चों हम लोग लेफ्ट साइड लिख लेंगे, ठीक है, ताकि इधर का स्पेस हम लोग यूज कर सके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू आप पुट कर देते हैं बच्चों, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 8, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 440। अब देखिए इस 8 से पहले तो इसको काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, कितना बार में लगेगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, यानी 55 बार में लग गया। अब बच्चों 8 8 जा यहाँ 64 हुआ, माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 55। अब देखिए बच्चों 64 को रहने देते हैं, 55 को इस साइड ले आते हैं और माइनस डी स्क्वायर को इस साइड ले आए, तो इससे क्या हुआ हमको, तो डी स्क्वायर बराबर क्या निकला बच्चों 9। इसका मतलब d बराबर क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस 3। बच्चों यहाँ प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए क्योंकि रूट के बाहर निकलने पर प्लस माइनस आता है, और साथ साथ आपको यहाँ पर चूंकि अब +3 और -3 निकला है, तो देखिए तो अब जो हमको बच्चों रिक्वायर्ड पार्ट्स आएगा वो कैसे आएगा, देन द रिक्वायर्ड पार्ट्स या रिक्वायर्ड नंबर्स, यहाँ तो पार्ट्स लिखना पड़ेगा, देन द रिक्वायर्ड पार्ट्स। बच्चों किस तरह से रिक्वायर्ड पार्ट्स आएगा, पहले तो ये लिख लेते हैं, देन द रिक्वायर्ड पार्ट्स। अब एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, रिक्वायर्ड पार्ट्स निकालने के लिए आपको ए और डी का वैल्यू मालूम है, सिर्फ आप पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, +3 लेते हैं। क्या ले रहे हैं, +3। हम लिख नहीं रहे हैं कहीं पर, आपको बता रहे हैं कि आप +3 लीजिएगा। तो 8 में से +3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 में से +3 घटाएंगे तो 5 आएगा। क्लियर। अब a है तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब 8 अब +3 यानी 11 हो जाएगा। तो 5 8 11 ये हो गया एपी में जब हमने रखा। जब हमने -3 रखना है, ध्यान से सुनिए बच्चों, -3 रखेंगे क्या डी के जगह पर, तो अब देखिए क्या होता है, ए का वैल्यू तो मेरा 8 है, अब माइनस है, और डी का वैल्यू भी हम -3 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब 8 + 3 हो जाएगा 11। ठीक है, कोमा अब ए का वैल्यू मेरा 8 है तो 8, अब ए का वैल्यू 8 है और डी का वैल्यू अभी -3, इसका मतलब 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो बच्चों यहाँ क्या देख रहे हैं, आपको ये आंसर जो है दो तरह से आया है, 5 8 11 के रूप में आया है और 11 8 5 के रूप में भी आया है। क्यों आया है सबसे पहले तो ये क्लियर कर दे, क्योंकि डी का वैल्यू आपने दोनों लिया, +3 और -3 दोनों लिया। तो बच्चे इस सवाल में कहा है ना 3 पार्ट में बांटने के लिए, तो 3 पार्ट तो 5 8 11 भी है और 11 8 5 भी है, खाली ऑर्डर का अंतर है।
और ऑर्डर का अंतर हमने बता दिया क्यों है, क्योंकि +3 एक बार लिए, एक बार -3 लिए। तो आप इस तरह से ही लिखेंगे, किस तरह से कि द रिक्वायर्ड पार्ट्स आर, यहाँ लिखेंगे देन रिक्वायर्ड पार्ट आर, ठीक है। रिक्वायर्ड पार्ट्स या तो किस फॉर्म में होगा, 5, 8, 11 के फॉर्म में होगा बच्चों, यानी 5, 8, 11 के फॉर्म में, यानी तो 11, 8, 5 के फॉर्म में। हर समय आपको 2 आएगा फॉर्म, इसीलिए आएगा क्योंकि आपको डी का वैल्यू क्या आएगा, 2 फॉर्म में आया है, यानी प्लस माइनस के फॉर्म में आया है। समझ गए बच्चों, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म्स का सम किसी एपी का, हुज फर्स्ट टर्म, जिसका फर्स्ट टर्म a है, जिसका फर्स्ट टर्म a है, और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, d है। क्या है, d है। और लास्ट टर्म क्या है बच्चों, l है। क्लियर। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होने जा रहा है, 2 सम ऑफ n टर्म्स निकलेगा। पहला n इंटू a प्लस l बाई 2। ये कब यूज करेंगे पहले ही बता देता हूं मैं, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो और साथ साथ n का भी वैल्यू मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम हो। दूसरा फॉर्मूला है Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों इस फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करते हैं, मैं अभी बता देता हूं, जब आपको फर्स्ट टर्म यानी a मालूम है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस d मालूम है और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है। क्लियर। तो अंतर क्या हो गया मेनली कि लास्ट टर्म जिसमें मालूम रहेगा उसमें पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि लास्ट टर्म मालूम नहीं है, उसके अलावा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nवां टर्म मालूम है, तो फिर हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइए चलिए बच्चों हम लोग प्रूव करते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि nth टर्म बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों nth टर्म मतलब क्या होगा, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, l से। इसका मतलब हम लोग an के जगह पर l भी लिख सकते हैं, यानी l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम फिर से बता रहे हैं क्यों लिखे an के जगह पर l, क्योंकि an मतलब हो गया लास्ट टर्म, और हम लोग l यहाँ पर लास्ट टर्म माने हैं, तो इसका मतलब an के जगह पर l लिख सकते हैं। तो l बराबर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, सिंस a इज द फर्स्ट टर्म, चूंकि a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है बच्चों, तो एक बात बताइए, इस दोनों के मालूम होने पर क्या आप एपी नहीं बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं ना। इसीलिए हमने लिख करके रखा है बच्चों, लेटस कंसीडर। क्या लिख करके रखा है, लेटस कंसीडर। हम लोग कंसीडर करते हैं, मान करके चलते हैं कि a कोमा a प्लस डी, ठीक है बच्चों, कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d। बच्चों अब इसके आगे नहीं लिख रहे हैं, इसके आगे हम सो ऑन लगा देते हैं, सो ऑन लास्ट टर्म an, ठीक है, आर इन एपी, आर इन एपी। बच्चों एक बात बताइए, क्या हम लोग an के जगह पर l नहीं लिख सकते हैं? क्या हम लोग an के जगह पर l नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत आएगा आपको? नहीं ना आएगा, बात तो बराबर ही ना होगी। अरे बताइए, क्या an के जगह पर l लिख सकते हैं? तो बोलेगा जी सर l तो लिख सकते हैं, आर इन एपी। तो बच्चों एक बात बताइए, l से पहले वाला टर्म क्या होगा, l माइनस डी। l से पहले वाला टर्म l माइनस डी, फिर l माइनस डी से पहले वाला टर्म क्या होगा बच्चों, l माइनस 2d। ये बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत? तो बीच में हम सो ऑन लगा देते हैं। यहां तक तो बच्चों अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं यहां तक तो बच्चों अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स Sn है। लेट द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स कितना है नूनू, m टर्म्स भी Sn, क्योंकि Sn से ही डिनोट करते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब बताइए
एस एन बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एस एन बराबर होगा ए प्लस डी, कोई दिक्कत बच्चों, प्लस ए प्लस 2d, ठीक है। उसके बाद सो ऑन, फिर उधर से लास्ट वाला टर्म लिख देते हैं बच्चों, प्लस एल माइनस 2d, क्लियर, ये थर्ड लास्ट टर्म हो गया, प्लस एल माइनस डी, क्लियर, प्लस एल, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ गया, सबको जोड़ दिए। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बच्चों, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमको सम ऑफ एन टर्म्स निकला है, इसी को क्या रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं? रिवर्स ऑर्डर मतलब देखिए, पहले लिखते हैं आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग द सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? इन रिवर्स ऑर्डर। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात बता दे, बहुत ही मजेदार बात बता दे, यहां पर सीरीज वर्ड का प्रयोग किए हैं, देख रहे हैं ना। जब भी किसी सीक्वेंस के मेंबर को, ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी किसी सीक्वेंस के मेंबर को, ये यहां तक अभी कोमा के रूप में लिखा हुआ था, ये सीक्वेंस था, तो जब भी किसी सीक्वेंस के मेंबर को प्लस के साथ जोड़ करके लिखा जाता तो वो सीरीज बन जाता है बच्चों, ध्यान, बहुत ही मजेदार बात है, क्या बन जाता है? सीरीज। तो हमने लिखा है आफ्टर राइटिंग द सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर, तो वी गेट, हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एस एन बराबर, अब हम लिख देंगे एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d, ठीक है, सो ऑन, इसी तरह बढ़ते जाएगा। फिर उधर एक समय ऐसा आएगा, यहां पहुंच जाएगा ए प्लस 2d पर, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस ए प्लस डी पर, फिर एक समय आ जाएगा प्लस ए, कोई दिक्कत बच्चों? इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 3, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, क्लियर। अब बच्चों क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ देते हैं, तो लिख देते हैं हम लोग ऑन एडिंग, ठीक है, 2 एंड 3, ठीक। अब देखिए बच्चों, यदि हम लोग जोड़ेंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, एस एन और एस एन, एल एच एस साइड एस एन और एस एन मिलकर के हमारा 2SN हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए आर एच एस साइड को बड़े धीरे से, बड़े आराम से, समझ के हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये ए और ये एल जुट करके क्या हो जाएगा, ए प्लस एल, ध्यान से देखिए, क्लियर। अब देखिए ए प्लस डी, ध्यान से, अब प्लस एल माइनस डी जुटेगा तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं ना, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या बचेगा, हमको बचेगा फिर ए प्लस एल, कोई दिक्कत, समझ गए, ठीक है। अब देखिए तीसरा टर्म, ए प्लस 2d और एल माइनस 2d जुटेगा, तो देखिए माइनस 2d और प्लस 2d कट जाएगा, फिर से बचेगा ए प्लस एल। तो बच्चों क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग टर्म को जोड़ रहे हैं, आरएचएस को आरएचएस के साथ, ठीक है, और क्रॉसपॉन्डिंग टर्म के साथ, पहला को पहला के साथ, ए को एल के साथ जोड़ रहे हैं, ए प्लस डी को एल माइनस डी के साथ जोड़ रहे हैं, ए प्लस 2d को एल माइनस 2d के साथ जोड़ रहे हैं, तो ए प्लस एल आ रहा है। इसका मतलब आगे भी जितना भी टर्म है, चाहे ए प्लस 3d है और यहाँ एल माइनस 3d है, वो भी जुट करके क्या होता है, ए प्लस एल ही होता, वो कंटिन्यू सिलसिला जारी रहेगा। ये अब लास्ट में भी चेक कर लेते क्या सही में ए प्लस एल आता है। अब देखिए इसका जो थर्ड लास्ट है एल माइनस 2d है और इसका जो थर्ड लास्ट है ये ए प्लस 2d है, तो सेम बात होगा, इसका माइनस 2d इसका प्लस 2d कट जाएगा तो यहाँ ए प्लस एल ही बचेगा। तो इसका मतलब है कि हाँ सब जुट करके ए प्लस एल ही बच रहा है, एल माइनस डी जुटेगा ए प्लस डी के साथ, सेम वाक्य, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा,
फिर से a प्लस एल ही बचेगा, बचेगा ना बच्चों। अब देखिए, अब l अब प्लस a जुटेगा तो यहां पर भी a प्लस एल ही बचेगा। तो क्या देख रहे हैं नूनू कि हर जगह a प्लस एल ही बचा है। अच्छा एक बात बताइए बच्चा, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा कितना होगा बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं, n होगा, n, क्योंकि शुरू में ही हम लोग n नंबर ऑफ टर्म्स माने थे ना। तो इसका मतलब है 2SN बराबर हम लोग लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस एल। अच्छा किसी बच्चे को क्या दिक्कत आ रहा है कि सर n इंटू ए प्लस एल क्यों लिखे? बच्चा लोग यहाँ हमारे पास थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि 3 को यदि आप 2 बार जोड़ते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? 3 गुना 2। बात समझ में आई? यदि 3 को आप 2 बार जोड़ते हैं तो 3 गुना 2 लिखते हैं, यदि 3 को 4 बार जोड़ते हैं तो 3 गुना 4 लिखते हैं। तो जितना बार जोड़ते हैं उतना टाइम्स गुना करते हैं। तो n बार जोड़े हैं इसलिए हमने n टाइम्स से गुना कर दिया है, समझ गए? इसका मतलब अब Sn बराबर क्या हो जाएगा बच्चों मेरा? n/2, समझ गए ना? n/2 इंटू ऊपर में हो जाएगा a प्लस एल। तो यही पहला हमको प्रूव करने के लिए था। अब बच्चों हमको जो दूसरा फॉर्मूला प्रूव करने के लिए है वो तो अब इससे बड़ा आसानी से प्रूव हो जाएगा। जानते हैं कैसे? ये देखिए n/2 रहने दिए, अब a की जगह a रहने दीजिए, और l लास्ट टर्म हम लोग निकाल करके रखे थे, याद? लास्ट टर्म पहला इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट क्या था? याद आया? a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ ये ब्रैकेट तो हम आपको वैसे ही दे दिए आपको समझने के लिए। तो यहाँ एक a है, यहाँ एक a है, ये दोनों जुट जाएगा बच्चों। तो क्या होगा? पहले तो n/2 लिख देते हैं, ठीक है, इंटू ब्रैकेट मतलब इंटू हो गया, a प्लस a हो जाएगा 2a, क्लियर, प्लस n-1 इंटू डी। उतार देंगे, उतार देंगे ना। तो अब देखिए बच्चों यही हम लोगों को प्रूव करने के लिए था, प्रूव करने के लिए था ना। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, मस्ट शेयर द वीडियो, और जहां दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, मैसेज मी एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू upload your problem as soon as possible. Thanks.